Hello students, welcome to Bodhik's Academy of Science. I hope you all doing good. So class, आज का जो सेशन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं विद बोर मॉडल ऑफ एटम. सो लास्ट लेक्चर में हमने बोर के एटम मॉडल और उसके एप्लीकेशंस के बारे में देखा था, राइट? सो इस सेशन जो है इक्वली ये जो सेशन है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं बोर के मॉडल में क्या क्या डीमेरिट्स थे. सो जैसे ही हर एक एटम मॉडल में उसके मेरिट्स होते हैं, उसके साथ साथ कुछ कुछ डीमेरिट्स भी होते हैं. ओके, सो आज हम देखने वाले हैं बोर के डीमेरिट्स के बारे में. उसके साथ ही हम देखने वाले हैं बेसिकली उसको ओवरकम करने के लिए कौन से एटम मॉडल्स आए थे और उनके प्रोसेस के बारे में हम लोग बात करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन. सो बोर atom model, basically demerits of Bohr atom model. So class, यहाँ आप देख सकते हो क्या क्या demerits थे बोर के atom model के. Okay, so first he could not explain the fine details of hydrogen and helium atomic spectrum. बेसिकली उन्होंने हाइड्रोजन एंड हीलियम का जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा है उसके फाइन डिटेल्स के बारे में बोर एटम मॉडल जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाए. Okay, next, he did not explain the splitting of spectral lines in the presence of magnetic field. Okay, so उन्होंने क्या एक्सप्लेन नहीं किया कि ये स्पेक्ट्रल लाइंस जो है, तो जब आपने स्पेक्ट्रा पढ़ा होगा आपको पता है कि स्पेक्ट्रल लाइंस फॉर्म होते हैं, राइट? वो स्पेक्ट्रल लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्यों स्प्लिट होता है, ये कौन बता नहीं पाया. दिस बोर मॉडल जो है ये प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाया. सो जैसे आप देख सकते हो दैट इज ज़ीमैन इफेक्ट. स्टूडेंट्स, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज मार्क इट डाउन एज ज़ीमैन इफेक्ट. तो ज़ीमैन इफेक्ट क्या है? जैसे मैंने कहा द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड. जब ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस है ना, जब वो मैग्नेटिक फील्ड में जब स्प्लिट होता है उस इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं? ज़ीमैन इफेक्ट कहते हैं. अगर वही स्पेक्ट्रल जो लाइंस है, इफ इट इज स्प्लिटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर वही स्पेक्ट्रल लाइंस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में स्प्लिट हो रहा है उसको हम कहते हैं स्टार्क इफेक्ट. जैसे आपको टोनी स्टार्क पता है आयरन मैन में, राइट? सो वैसे ही स्टार्क. ओके, सो स्टार्क इफेक्ट क्या है? बेसिकली इट इज द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. और ज़ीमैन इफेक्ट क्या होता है? इट इज द स्प्लिटिंग ऑफ क्या है? स्पेक्ट्रल लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो ये दो फिनोमिना जो है बोर एटम मॉडल जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाए. एंड वन लास्ट, बोर एटम मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ एटम्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल बाय केमिकल बॉन्ड. बोर एटम मॉडल और क्या नहीं बता पाया? ये जो एटम्स है, आपको पता है एटम्स साथ में आके क्या फॉर्म करते हैं? मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं. ये एटम्स मॉलिक्यूल्स कैसे फॉर्म करते हैं ये बेसिकली कौन बता नहीं पाया? बोर का एटम मॉडल जो है बता नहीं पाया. तो इतना अगर आप ध्यान रखोगे, ओके, कि लाइक क्या क्या डीमेरिट्स है. फर्स्ट, जैसे आप देख सकते हो जो फाइन स्पेक्ट्रल लाइंस है किसके? हाइड्रोजन एंड हीलियम के, ये कौन बता नहीं पाया? बोर बता नहीं पाया. सेकेंड, he could not explain the splitting of magnetic field in the presence of splitting of spectral lines in the presence of magnetic field. ये स्पेक्ट्रल लाइन मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में क्यों स्प्लिट होता है, ओके, जिसको हम लोग ज़ीमैन इफेक्ट कहते हैं, वो बोर समझा नहीं पाया. और एक था कि सेम अगर ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस है ये इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यों स्प्लिट होते हैं, ये भी कौन बता नहीं पाया? बोर बता नहीं पाया. एंड एट द एंड एटम्स बेसिकली कैसे मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं, कैसे केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं, ये भी जो है बोर समझा नहीं पाए. सो ये सब थे बोर एटम मॉडल का जो है डीमेरिट्स. सो क्लास, अब ये जो डीमेरिट्स के पीछे कुछ ना कुछ रीजन भी होता है, ठीक है? क्योंकि आज हमको पता है, आज हमको इस एटम मॉडल से बहुत हम लोग एडवांस हो चुके हैं, राइट? सो हमको आज पता है कि ये एटम मॉडल ये सभी चीजें सेटिस्फाई क्यों नहीं कर पाया, ये क्यों इसके जवाब नहीं दे पाए, आज हमको पता है. ओके, तो इसके पीछे जो है ये क्यों
बेसिकली ये फॉलो नहीं कर पाया, ये आज हम लोग सीखने वाले हैं। सो बोर के ये डीमेरिट्स के बाद हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे द नेक्स्ट, द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम टूवर्ड्स द क्वांटम मैकेनिकल। अगर मैं, आप सच में देख सकते हो बेसिकली ये टूवर्ड्स द क्वांटम, हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के तरफ जा रहे हैं। और इसमें हम लोग दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे। ये आप बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव में भी देखिए या फिर नीट या जेईई के पर्सपेक्टिव में भी देख सकते हो कि लाइक ये दो चीजें, ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर एंड हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये दो चीज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मेरा ये जो है बेसिकली ये चैप्टर में ये दो चीज मेरा फेवरेट टॉपिक है, मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। ओके, सो हम अभी जो है बेसिकली क्या देखने वाले हैं, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में दो चीजें पढ़ेंगे, एक है ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर और दूसरा जो है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सो फर्स्ट हम लोग देखेंगे द ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट विथ दैट। सो क्लास, इससे पढ़ने से पहले हमको पता है, ठीक है, मैं आपको समझाता हूं। अगर हम लोग लाइट कंसिडर करते हैं स्टूडेंट्स, हम किसको कंसिडर कर रहे हैं, लाइट को अगर हम लोग कंसिडर करते हैं, आपको पता है लाइट के पास दो नेचर है, राइट। लाइट के पास है पार्टिकल नेचर, मतलब लाइट एज अ पार्टिकल एक्ट करता है, उसके साथ ही साथ वो एज अ वेव भी एक्ट करता है। यस स्टूडेंट्स, सो लाइट क्या करता है, वो लाइट एक वेव है, ये तो हमें पता है, तो उसके साथ ही साथ वो पार्टिकल नेचर भी दिखाता है। ऑल राइट, सो इसको हम लोग क्या कहते हैं, बेसिकली हमने देखा कि ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा है, राइट। लाइट के पास वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर है। तो हमने पार्टिकल नेचर हमने पढ़ा विद द हेल्प ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या बताता है, लाइट के पास क्या है, लाइट के पास पार्टिकल नेचर है। और इसके साथ ही साथ है और एक एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा था, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इस ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए ही आइंस्टीन को नोबेल प्राइज दिया गया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या बताता है हमें, कि लाइट के पास पार्टिकल नेचर है। उसके साथ साथ वेव नेचर, आपने पढ़ा होगा इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन। ओके, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन जो है ये बेसिकली क्या एक्सप्लेन करता है कि लाइट के पास वेव भी है। सो लाइट जो है वेव है, उसके साथ पार्टिकल नेचर भी है। तो एक साइंटिस्ट थे, ओके, उनका नाम था लुई डी ब्रॉय। ओके, सो लुई डी ब्रॉय ने क्या कहा, कि उनका थोड़ा स्पेलिंग थोड़ा अलग है, उसके बारे में बताऊंगा। ओके, सो लुई डी ब्रॉय ने क्या कहा, अगर लाइट विच इज अ पार्टिकल, सॉरी विच इज अ वेव एंड कैन एक्ट एज अ पार्टिकल, अगर लाइट के पास वेव नेचर भी है, उसके साथ साथ पार्टिकल नेचर भी है, हम अगर इलेक्ट्रॉन को कंसिडर करें, ठीक है, यहां आइए, यहां हम देख सकते हैं, अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन को कंसिडर करें, स्टूडेंट्स आपको पता है इलेक्ट्रॉन का मास कितना है। बेसिकली इलेक्ट्रॉन क्या है, एक पार्टिकल है, राइट। इलेक्ट्रॉन का मास जो है स्टूडेंट्स, इट इज समवेयर अराउंड, अगर आपको याद है, इट इज 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। ओके, और जो जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, वो भी हमको पता है, हमने लास्ट लेक्चर में बोर के एटम मॉडल में देखा, राइट। इट इज समवेयर अराउंड 2.18 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। ओके, अब इसको कंपेयर करते हैं स्टूडेंट्स लाइट से, ठीक है, इसको कंपेयर करते हैं लाइट से। सो ये क्या है स्टूडेंट्स, ये है एक पार्टिकल, ओके, एक मैटर है, राइट। सो बेसिकली इसका जो मास है स्टूडेंट्स 10⁻⁻31, राइट, कितना छोटा वैल्यू है, राइट। और उसका वेलोसिटी भी कितना है स्टूडेंट्स, 2.18 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। अगर हम लोग लाइट का कंसिडर करेंगे, इफ वी कंसिडर द लाइट,
लाइट का आपको पता है वेलोसिटी इज 3 × 10⁸ एंड फोटॉन्स का जो मास जो है हम लोग कंसिडर ही नहीं करते, राइट? सो आप देख सकते हो कि लाइक इनमें ऑलमोस्ट बहुत सारा सिमिलैरिटी है, ओके? ऑल्दो देखिए ये जो स्पीड जो है, ओके, वेलोसिटी जो है करीब करीब, मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि ऑलमोस्ट सेम है, करीब करीब जो है इट इज 10⁸ एंड 10�6। इसके आसपास अगर कोई पहुंच सकता है तो ये है। सो डी ब्रॉय ने क्या कहा, जो इलेक्ट्रॉन, जो एक पार्टिकल है जिसका मास बहुत कम है और जिसका वेलोसिटी ऑलमोस्ट हम लोग लाइट के साथ मैच कर सकते हैं, तो उसके पास भी ड्यूअल बिहेवियर होना जरूरी है। जैसे लाइट दिखाता है, लाइट के पास क्या ड्यूअल बिहेवियर है, वेव भी है और पार्टिकल भी है। वैसे इलेक्ट्रॉन के पास भी क्या होना चाहिए, जो कि एक पार्टिकल है, ठीक है, जिसका मास बहुत कम है और वेलोसिटी लाइट के आसपास है, उसे भी क्या दिखाना चाहिए, वेव नेचर भी दिखाना चाहिए पार्टिकल के साथ साथ। ये जब उन्होंने ये इनका हाइपोथेसिस है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डी ब्रॉयस हाइपोथेसिस। सो ये जब उन्होंने बताया, लाइक हम कुछ अलग देख रहे हैं अभी, राइट? हमको लगता था कि लाइट जो कि एक वेव है, पार्टिकल है, पार्टिकल जैसे ही भी एक्ट कर सकता है, बट हमने अभी देखा डी ब्रॉय ने क्या कहा, अगर एक पार्टिकल जो है उसके पास वेव नेचर होना भी जरूरी है, जो कि एक बोल्ड स्टेटमेंट है, राइट? यस स्टूडेंट्स, यस, बहुत इंटरेस्टिंग है, राइट? सो इससे हम देख सकते हैं, बेसिकली यहां मैं आपको समझाना चाहूंगा। सो ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर, ये पहली बार किसने बताया था, डी ब्रॉय, ओके? उसका स्पेलिंग जो है आप देख सकते हो, उनका फ्रेंच नाम होता है, तो आप देख सकते हो इसको हम लोग प्रोनाउंस कुछ अलग तरीके से करते हैं, इट्स लुई डी ब्रॉय, ठीक है? सो प्रपोज दैट, क्या प्रपोज किया उन्होंने, दैट मैटर लाइक रेडिएशन शुड बी एक्सिबिटिंग ड्यूअल बिहेवियर। मैटर जो है वो रेडिएशन के जैसे ड्यूअल बिहेवियर एक्सिबिट करना जरूरी है। मतलब इलेक्ट्रॉन जो कि एक मैटर है, उसके पास पार्टिकल तो है ही, वो उसके साथ साथ वेव नेचर होना भी जरूरी है। तो एटम भी तो मैटर है, राइट? मैटर क्या है, कोई भी कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर सकता है, वो सभी चीजें क्या है, मैटर है। आप और मैं भी मैटर है, राइट? हम दोनों भी क्या है, हम सब क्या है, मैटर है। तो क्या हम भी वेव नेचर दिखाते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? सो उन्होंने क्या कहा, बेसिकली जो भी मैटर है सबके पास क्या होना चाहिए, पार्टिकल के साथ साथ वेव नेचर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जस्ट एज द फोटोन हैज मोमेंटम एज वेल एज वेवलेंथ, इलेक्ट्रॉन्स शुड ऑल्सो हैव मोमेंटम एज वेल एज वेवलेंथ। वाओ! सो जैसे लाइट, आपको पता है फोटॉन्स, जैसे फोटॉन्स के पास मोमेंटम के साथ साथ एक वेवलेंथ है, वैसे इलेक्ट्रॉन्स के पास भी मोमेंटम के साथ साथ वेवलेंथ होना जरूरी है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फ्रॉम दिस उनका जो है बहुत ही एक फेमस इक्वेशन, दैट इज लैम्डा इक्वल्स टू h/mv, या फिर इसको h/p भी हम लोग लिख सकते हैं। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन स्टूडेंट्स, ओके? डी ब्रॉय का जो वेवलेंथ का इक्वेशन है, दैट इज लैम्डा इक्वल्स टू h/p। तो स्टूडेंट्स और एक बार हम लोग देखते हैं, तो उन्होंने क्या कहा, जैसे ही एक रेडिएशन है, लाइट, राइट, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसके पास वेव नेचर है, उसके साथ साथ पार्टिकल नेचर होना जरूरी है, उसी तरह एक मैटर जो है, ओके, जिसके पास पार्टिकल नेचर है, उसके साथ साथ वेव नेचर होना जरूरी है। सो इससे हमको क्या रिलेशन मिला, दैट इज लैम्डा इक्वल्स टू h/p। सो नाउ स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली ये इक्वेशन एग्जैक्टली आया कहां से, ये इक्वेशन एग्जैक्टली आया कहां से, ये हम देखेंगे। बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू डू, डी ब्रॉय इक्वेशन एग्जैक्टली आया कहां से, ये हम जानने वाले हैं। सो डी ब्रॉय का जो इक्वेशन है,
ये दो बहुत ही फेमस इक्वेशन से आया हुआ है। एक तो बहुत ही ज्यादा फेमस है, जो नॉन साइंस लोग हैं, जो साइंस लेते नहीं है, उनको भी ये इक्वेशन पता है। सो आइंस्टीन का जो है सबसे फेमस इक्वेशन बताइए जरा, कौन सा है? यस, वेरी गुड, E इक्वल्स टू mc स्क्वायर। ये इक्वेशन किसको नहीं पता है, राइट? दैट इज मैटर और एनर्जी के बीच में का जो रिलेशन। ओके, इसके अलावा उन्होंने क्या लिया, हमने पढ़ा है प्लैंक्स क्वांटम थियरी में एनर्जी इक्वल्स टू E इक्वल्स टू h न्यू। सो इन दोनों इक्वेशन को जो है उन्हें मिलाकर इन्होंने कौन सा इक्वेशन बनाया है? डी ब्रोई ने ये इक्वेशन बनाया है। सो इन्होंने इस एनर्जीज को इक्वल कंसीडर किया, और आपको पता है लाइट जितना तेज कुछ भी नहीं हो सकता। ओके, सो अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन कंसीडर करते हैं, राइट, उसका कुछ तो एक मास होता है, तो ऑफ कोर्स उसका जो स्पीड है स्टूडेंट्स, हम लोग c वेलोसिटी c नहीं कंसीडर कर सकते। ओके, सो वी विल कंसीडर इट एज E इक्वल्स टू, फॉर इलेक्ट्रॉन E will be equals to mv स्क्वायर। ओके, और ये जो है हमको पता है इक्वल ही रहने वाला है, E इक्वल्स टू h न्यू, सेम रहने वाला है, वहां कुछ भी चेंज हम लोग नहीं कर रहे हैं। जहां न्यू जो है वो रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी है। सो इन्होंने क्या किया, इसको इक्वेट किया, तो ये बनेगा क्लास mv स्क्वायर इक्वल्स टू h न्यू। अब h न्यू आप कैसे लिख सकते हो? आपको पता है सिंस h न्यू इक्वल्स टू h, c न्यू इज व्हाट, c बाय लैम्डा, जिसको हम कैसे लिखेंगे, h v बाय लैम्डा। यस क्लास, क्योंकि यू नो लाइट का स्पीड तो नहीं अटेंड कर सकता, वो हमेशा उससे तो कम ही होगा, राइट? सो यहां हम लोग क्या लिख सकते हैं, mv स्क्वायर इक्वल्स टू h v अपॉन लैम्डा। सो यहां क्या हो जाएगा, वेलोसिटी चला जाएगा। यहां से आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, h, अगर मैं h के लिए इक्वेशन लिखता हूं, सो दिस बिकम्स, सॉरी, लैम्डा के लिए अगर इक्वेशन लिखता हूं तो बन जाता है लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाय mv। mv क्या है स्टूडेंट्स, मोमेंटम, सो h बाय ऐसा आता है डी ब्रोई का ये फेमस इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, सो ये जानना जरूरी है। ओके, ऑब्वियसली हमें क्यूरियोसिटी होता है, राइट? अगर कोई इक्वेशन आता है, ये इक्वेशन आया कहां से एग्जैक्टली, राइट? ये इक्वेशन ये दो फेमस इक्वेशन को मिलाकर आया हुआ है। यस क्लास, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ऑल राइट, तो चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं। सो आपको पता है स्टूडेंट्स, अगर कोई भी चीज अगर मूव होती है, अगर कोई भी पार्टिकल मूव होती है, तो अगर उसके पास मास है, वेलोसिटी है, उसके पास एक एनर्जी तो होगा। वो कौन सी एनर्जी होती है? वो एनर्जी होती है, चलो बताओ। यस, इट इज द काइनेटिक एनर्जी। कौन सा एनर्जी है वो? इट इज द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो है वो वो सब्सटेंस या वो मैटर जो वो पोजेस करेगा, राइट? अगर वो मूव हो रहा है, इसका मतलब ये है अगर उसके पास एक मोमेंटम है कोई भी चीज के पास, है ना, सो उसके पास क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी भी होगा। इसका मतलब ये है कि लैम्डा और काइनेटिक एनर्जी का भी कोई तो रिलेशन होना चाहिए, है ना क्लास? सो नेक्स्ट हम लोग क्या करने वाले हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड वेवलेंथ के बीच में का जो है रिलेशन कैरी आउट करने वाले हैं। ठीक है, इसके बीच में का रिलेशनशिप देखने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हो फॉर एग्जाम्पल अभी डी ब्रोई के हिसाब से अगर न्यूक्लियस ये है तो इलेक्ट्रॉन जो है कैसे घूमता है न्यूक्लियस के अराउंड? इन द फॉर्म ऑफ अ वेव। कैसा घूमता है वो? इन द फॉर्म ऑफ वेव। ओके, मैं थोड़े अच्छे से बना लेता हूं इसको। ठीक है, सो दिस इज आवर न्यूक्लियस, और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड वो कैसे मूव करेगा? डी ब्रोई इक्वेशन के हिसाब से वेव के फॉर्म में मूव करेगा, राइट? तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, राइट? इलेक्ट्रॉन के पास मास है, उसके पास अपना वेलोसिटी है, मोमेंटम है, उसके साथ साथ एनर्जी भी है। तो जैसे मैंने आपको कहा उसके पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। तो अब हम क्या देखने वाले हैं? बेसिकली जो वेवलेंथ
ओके, डी ब्रॉय वेवलेंथ, उस इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी के बीच में जो रिलेशनशिप है वो हम लोग देखने वाले हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा क्वेश्चन आता है जहां आपको वेवलेंथ देकर काइनेटिक एनर्जी या फिर काइनेटिक एनर्जी देकर आपको वेवलेंथ ढूंढने के लिए कहा जाता है। ओके क्लास, सो हम लोग उसके लिए एक इक्वेशन डिराइव कर लेते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो यहां आपको पता है स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी या फिर हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं मोमेंटम। मोमेंटम क्या है? मोमेंटम इज P equals to m into v, P equals to m into v, and kinetic energy equals to, काइनेटिक एनर्जी हमको पता है क्लास, ओके, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी क्या है? यहां से हमको क्या मिलेगा? हाफ mv स्क्वायर। सो क्लास यहां से आप देख सकते हो, अगर हम लोग वेलोसिटी के लिए यहां से निकालते हैं, ओके, लेट्स कंसीडर दिस एज इक्वेशन नंबर 1, ओके, और इसको हम लोग कंसीडर करते हैं इक्वेशन नंबर 2। अगर वेलोसिटी के लिए अगर हम लोग एक इक्वेशन बनाते हैं, इट बिकम्स v इक्वल्स टू p बाय m। ओके, अगर इस वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 2 में पुट करते हैं तो क्या मिलेगा हमको? सो वी विल गेट काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ m इंटू p स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर, जहां m क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, और क्या मिलेगा हमको? सो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू, ओके, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू p स्क्वायर अपॉन 2m, p स्क्वायर अपॉन 2m। सो यहां से आप निकाल सकते हो, बेसिकली हमको मोमेंटम के लिए इक्वेशन बन गया। सो p स्क्वायर इक्वल्स टू 2m के e, सो p इक्वल्स टू रूट ऑफ 2m के e। सो मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी के बीच में एक रिलेशन मिल गया हमको। अभी आपको क्या करना है? बस किसके बीच में रिलेशन निकालना है? लैम्डा एंड काइनेटिक एनर्जी, है ना? सो लैम्डा के लिए एक इक्वेशन तो चाहिए, तो लैम्डा इक्वल्स टू, हमको पता है लैम्डा इक्वल्स टू h बाई पी। सो लैम्डा यहां आपको क्या पुट करना है? बस इक्वल्स टू h बाई रूट ऑफ 2m के e। मतलब जैसा ही काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ता है, वेवलेंथ क्या होता जाता है? कम होता जाता है। ओके स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इक्वेशन है। ओके, ये आपको आपके फॉर्मूला शीट में ऐड करना ही है। ओके स्टूडेंट्स, सो ये रहा द रिलेशनशिप बिटवीन द वेवलेंथ, डी ब्रोई वेवलेंथ एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल। ओके क्लास, सो अब हम देखेंगे वेवलेंथ एंड एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल, ओके, हम आगे बढ़ते हैं, तो इसमें आपको मैं समझाता हूँ अच्छे से। ये रहा हमारा इरेजर। सो यस, इसको हम लोग साइड में कर लेते हैं फिलहाल। ओके ओके स्टूडेंट्स, यहां आप देख सकते हो, सपोज सपोज हमारे पास तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल को रखा है जिसका पोटेंशियल यहाँ है 0, यहाँ है v। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से, ओके, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस तरफ मूव होता है, राइट, सो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है? ये पार्टिकल मूव हो रहा है, राइट, यस, अगर ये पार्टिकल मूव हो रहा है, देयर इज वर्क डन, यस, एंड ऑल्सो क्योंकि वो मूव हो रहा है, वो वर्क डन किसके फॉर्म में, किसके एक्सपेंस में हो रहा है? बेसिकली काइनेटिक एनर्जी। तो यहां आपको पता है कि दैट इज चार्ज इज E, और उस पे जो वर्क डन होगा इट इज गिवन बाय, ओके, मैं यहां लिख देता हूं वर्क इज इक्वल्स टू, चार्ज को हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? Q लिख सकते हैं, राइट, एंड जो पोटेंशियल में चेंज आया वो क्या रहेगा? डेल्टा V, बिकॉज V माइनस जो जीरो जो V माइनस जीरो जो रहेगा वो स्टूडेंट्स वो क्या रहेगा? W इक्वल्स टू क्यू वी। इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ? W इक्वल्स टू E, दैट इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन टाइम्स द पोटेंशियल डिफरेंस। सो अभी स्टूडेंट्स ये किसके एक्सपेंस में हुआ है? ये काइनेटिक एनर्जी है ना स्टूडेंट्स, ये काइनेटिक एनर्जी के एक्सपेंस पे हुआ है, दैट इज आपको पता है वर्क डन
अपने स्कूल में भी पढ़ा है, वर्क डन इज बेसिकली स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। सो वर्क डन इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू ईवी। अब हमको पता है लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाई रूट 2m/k/E। अब काइनेटिक एनर्जी इट इज इक्वल्स टू EV, that is lambda equals to h by root of 2m/EV। ओके स्टूडेंट्स, सो ये भी एक इक्वेशन जो है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो दिस इज बेसिकली मैं आपको बता रहा हूं लैम्डा इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। ओके, काइनेटिक एनर्जी हमने कर लिया। ओके, सो ये भी एक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फॉर सॉल्विंग सम्स। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ेंगे क्लास। अब देखेंगे और डी ब्रोई का क्या क्या मेरिट्स है। ओके, एक तो हमने देखा कि उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट ये हमें रिलेशन दिया, लैम्डा इज इक्वल्स टू h इंटू mv। फिर हमने देखा लैम्डा इक्वल्स टू इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी विच इज 2m/ke। फिर हमने देखा बेसिकली लैम्डा इक्वल्स टू इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एज वेल, दैट इज 2m/ev, है ना। अब इन्होंने और एक बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्क्राइब किया है, ओके, बहुत अच्छी तरीके से। सो क्लास अभी देख सकते हो आप। अब हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन डी ब्रोई इक्वेशन एंड बोर्स हाइपोथेसिस। अभी डी ब्रोई का जो इक्वेशन है वो बोर के मॉडल का जो एक पोस्टुलेट है वो कैसे इसने प्रूव किया। ओके, यहां हम देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, डी ब्रोई के हिसाब से न्यूक्लियस इज एट द सेंटर अगेन लाइक बोर, बट यहां एक छोटा सा डिफरेंस है। यहां इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसा मूव कर रहा है, इट इज मूविंग इन द फॉर्म ऑफ वेव, है ना, क्योंकि पार्टिकल के पास क्या है आज से डी ब्रोई के हिसाब से, उसके पास है वेव नेचर। ओके स्टूडेंट्स, तो जो सर्कमफेरेंस है ऑर्बिट का वो किसके इंटीग्रल मल्टीपल्स में होना चाहिए, वेव लेंथ। सो दैट इज अगर सर्कमफेरेंस है 2πr, it should be in the integral multiple of n lambda। okay students, so यहां से आप देख सकते हो स्टूडेंट्स दैट सो लैम्डा, तो डी ब्रोई के हिसाब से लैम्डा के लिए और एक इक्वेशन है, दैट इज h बाई mv, है ना। सो लेट्स टेक इट एज इक्वेशन नंबर 1 एंड लेट्स टेक इट एज इक्वेशन नंबर 2। सो इक्वेशन नंबर 2 का जो लैम्डा का वैल्यू है हम लोग क्या करेंगे, अभी इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। सो क्या बन जाएगा, अभी यहां देखते हैं, 2πr इक्वल्स टू NH अपॉन mv, है ना क्लास। अब क्या करेंगे, mv को ऊपर लेके जाना और NH को इसकी जगह पे लेकर आना। अब क्या बन जाएगा, देखो स्टूडेंट्स, mvr इक्वल्स टू NH बाई 2π। यस, आई होप सभी को ये पोस्टुलेट याद है। बोर ने कहा था इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रहेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम किसके मल्टीपल में होगा, NH बाई 2π के। सो उनका एक पोस्टुलेट जो है ये डी ब्रोई ने क्या कर दिया, उनके इक्वेशन के मदद से प्रूव कर दिया। ये भी एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है किसका, डी ब्रोई हाइपोथेसिस का। आई होप सो स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आया हो। ओके, सो बेसिकली आज हमने क्या क्या देखा, डीमेरिट्स ऑफ बोर मॉडल, उसके साथ साथ हमने देखा अब जो नया मॉडल आने वाला है दैट इज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, उसमें 2 पार्ट है। तो आज हमने एक पार्ट कवर कर लिया, दैट इज ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर विच वाज गिवन बाय लुई डी ब्रॉय। एंड उसके साथ साथ अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली द हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सो स्टूडेंट्स स्टे ट्यून्ड, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। अब हम देखेंगे हाइजेनबर्ग क्या कहते हैं एटम्स के बारे में और क्या क्या आगे चेंज आने वाला है। सो अगेन स्टूडेंट्स, बहुत मजा आया आपके साथ और ऐसे ही लगे रहना। टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।